नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए अब हम लोग इस नंद वंश को देखेंगे। ठीक है, अब नंद वंश को देखते हैं कि नंद वंश में क्या हुआ था। तो नंद वंश का जो टाइम पीरियड माना जाता है 344 से लेकर 322 तक माना जाता है। ठीक है, नंद वंश की जो संस्थापक हैं महापद्म नंदी, ठीक है, महानंदिन है। महानंदिन इसके संस्थापक माना जाता है नंद वंश के। और यही माना जाता है कि जैसे कि शूद्र दासी के पुत्र थे। ठीक है, शूद्र दासी के पुत्र माने जाते हैं ये महानंदिन। महानंदिन के बाद आते हैं आपका महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद ये नंदिन के बारे में एक और जानकारी मिलती है कि जो आपका जो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो धोखे से इनकी शादी करा दी गई थी दासी से। तो उसी से ये पुत्र पैदा हुआ था महानंदिन। और इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने की वजह से ये सोचा कि मैं भी राजा बनूंगा। तो उसने इस शिशुनाग वंश के जो काकवड़ है, काकवड़ के उसके बाद जो राजा आते हैं उसकी हत्या कर देता है। कौन? तो ये महापद्म नंदी हत्या करके, और ये किस वंश का संस्थापना करता है? तो नंद वंश का। ये किसका पुत्र था? तो दासी पुत्र माना गया है। ठीक है, जबकि उसी के बाद आएंगे अब महापद्म नंद में। तो महापद्म नंद में जो महापद्म नंद है ना, तो वो अपने आप को एक तरह से ब्राह्मण कहता है। तो ये इसकी जाति को लेके एक तरह से अभी भी हिस्ट्री में विवाद चलता है कि कोई ब्राह्मण कहेगा, कोई क्षत्रिय कहेगा। ठीक है, तो इसमें अभी भी विवाद के तौर पे है ये वाला, ब्राह्मण है कि नहीं है। तो एक स्वयं को ये क्या कहता था? ब्राह्मण कहता था। फिर उसका उपनाम इम्पोर्टेंट है इसका, तो आप लोग उपनाम ध्यान दीजिएगा। उपनाम में क्या कहा गया है? तो सर्वक्षत्रो संहार कहा गया है। सर्वक्षत्रो संहार मतलब कि सभी, सर्व मतलब सभी, क्षत्रों का मतलब होता है क्षत्रिय, संहार का मतलब कि मार देना, काट देना। इसका मतलब कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला। एक और कहा गया है, किसको कहा गया? तो भार्गव यानी कि परशुराम को कहा गया है। ठीक है, तो क्षत्रियों को ये माना जाता था कि जब परशुराम थे तो सारे क्षत्रियों को मार दिए थे। सारे क्षत्रियों को पृथ्वी से समाप्त कर दिए थे। तो उसी तरह ये भी महापद्म नंद भी कहता है कि मैं भी सारे क्षत्रियों को मार दिया हूँ। ऐसा उपाधि है क्षत्रो संहार में लेता है। फिर भार्गव ये है आपका कि ये भार्गव इसी परशुराम को कहा, भार्गव परशुराम का दूसरा पर्यायवाची मिलता है। अपरा परशुराम कहा जाता है, यानी कि दूसरा परशुराम कहा है। एक राट का ये उपाधि लेता है। एक राट का मतलब कि अब सारे पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ अब इसका ही साम्राज्य है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये अपने आप को क्या कहता था? सार्वभौम कहता था। ठीक है, चलिए इसमें पेपर में क्या क्या आता है? तो ये पेपर में आता है कि जो कलिंग का खारवेल अभिलेख है उसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो महापद्म नंद की मिलती है। इसमें खारवेल जो अभिलेख मिला है, ये अभिलेख में किसकी से जानकारी मिलती है? तो एक तो कलिंग विजय की जानकारी मिलती है कि ये महापद्म नंद कलिंग विजय किया था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर तंसुली नहर, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अभिलेखीय में ये नहर का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो तंसुली नहर को मिला है। ठीक है, जिनसेन की मूर्ति जो जैन ग्रंथ में जिनसेन एक उनकी मूर्ति ये उठा के लेकर चला जाता है। कौन? तो महापद्म नंद। वही खारवेल राजा आएंगे तो वो जिनसेन मूर्ति फिर वापस लाएंगे, और अभी एक अभिलेख में कहेंगे कि मैंने जिनसेन की मूर्ति को वापस लाया। ठीक है, तो ये जिनसेन की मूर्ति को क्या करता है? उठा ले जाता है। पाणिनि को देखिए, ये इन्हीं के टाइम पे पीरियड में, इन्हीं के समयकालीन, इन्हीं के दरबार में कौन था? तो पाणिनि थे। पाणिनि ने किसकी रचना की थी? तो अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी एक संस्कृत के व्याकरण है। ठीक है, तो ये अष्टाध्यायी की किस टाइम पीरियड में है? तो नंद वंश के। ये पॉइंट ध्यान रखेगा। फिर जाइए, ये अंतिम किंग है आपका घनानंद। घनानंद के बारे में तो आप लोग मूवी सीरियल वगैरह सब देखते होंगे कि घनानंद में क्या हुआ था। कि ऐसा कहा जाता है कि घनानंद में
जो इसी के टाइम पीरियड में चाणक्य इसके दरबारी मंत्री थे। प्रधानमंत्री के तौर पे एक घनानंद थे। तो घनानंद से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो कुछ गलती हो जाने पर ये घनानंद इनको मृत्यु दंड दे देता है। तो किसी तरह चाणक्य एक तरह से चाणक्य यानी विष्णुगुप्त वो किसी तरह वहाँ से भाग निकलते हैं और आते समय देखते हैं कि एक चंद्रगुप्त जो मौर्य है ये राजा वाला मतलब कि खेल खेल रहा था, बच्चों में राजा वाला खेल खेल रहा था और वो राजा बना हुआ था और वो छोटा ही बच्चा था। तो छोटा बच्चा था और राजा बना हुआ था और सारे बच्चों को मिला के जो मृत्यु दंड है, जो भी दंड है वो एकदम बिल्कुल सटीक रूप से दे रहा था। तो यानी कि जब ये चाणक्य देखे तो सोचे कि इसके अंदर तो राजा वाला गुण है, तो क्यों नहीं मैं अपने जो अपमान है यानी कि जो ये घनानंद ने मुझे मृत्यु दंड दिया था, अपमानित किया था, तो इसका क्यों नहीं बदला लिया जाए। तो यही चाणक्य क्या करते हैं, तो ये चंद्रगुप्त को अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं बहुत ही, और इनको सिखाते हैं कि कैसे आक्रमण करना चाहिए, या आक्रमण करते समय ये भी बताते हैं कि कहीं पे कहते हैं कि जो खीर है, खीर को एक ही बार तुम अंदर से मत खाओ। मतलब कि ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को कि डायरेक्ट तुम एक घनानंद पर आक्रमण नहीं करना है, इसके किनारे किनारे में जो भी राजाएँ हैं, इसके सगे संबंधी, इन पर आक्रमण करो, उसके बाद फिर इस घनानंद को आक्रमण करना। यानी कि इसका जो उदाहरण दिया जाता है तो एक रोटी से दिया जाता है कि रोटी है ना, और या तो रोटी कहीं पे आता है, कहीं पे खीर आता है। तो कहते हैं कि ये बीच में एक ही बार मत हाथ डालो, नहीं तो जल जाएगा हाथ। इसको किनारे किनारे से तोड़ते जाओ। इसका कहने का मतलब है किनारे किनारे से जो भी राज्य है उसको धीरे धीरे आपस तुम मिलाते जाओ, तो ऑटोमेटिक तुम एक बार ये सब पाओगे कि ये बीच का कमज़ोर हो जाएगा और इस पर तुम आक्रमण कर देना। कहीं कहीं पे खीर का भी ये उदाहरण मिलता है। ठीक है, तो ये उदाहरण कौन देता है, तो ये उदाहरण एक बार जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ये गए थे आक्रमण करने और एक ही बार इस पर घनानंद पर आक्रमण किए थे। तो ये सफल नहीं हो पाए थे और लौट के आ रहे थे। तो एक बुढ़िया माँ थी, तो वही बुढ़िया माँ अपने बच्चे को बता रही थी कि देखो ये खीर है, खीर को तुम अंदर सीधे सीधे बीच में से ना खाओ, किनारे किनारे से खाओ। तो वही उनको लगता है चंद्रगुप्त मौर्य को कि नहीं, मुझे पहले किनारे किनारे क्षेत्रों पर आक्रमण करना चाहिए, उसके बाद अंदर में आक्रमण करना चाहिए। तो और इनको सलाहकार के रूप में कौन थे, तो चाणक्य थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो कहानी हो गया आपका। कहानी के बाद हम लोग इसमें आते हैं कि इनके पास ये जो यूनानी ग्रंथ है ना, यूनानी ग्रंथ क्यों यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि इसी समय आक्रमण होगा आपका, इसी समय आक्रमण होता है आपका सिकंदर का। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण होगा। घनानंद के समय सिकंदर का आक्रमण होता है। जब घनानंद इंडिया में राज कर रहे हैं तो सिकंदर का आक्रमण होता है। तो वहीं सिकंदर के आक्रमण को ये यहाँ पे घनानंद है, तो घनानंद यूनानी ग्रंथ में इनका नाम मिलता है। यूनानी ग्रंथ में इनको क्या कहा गया, तो अग्रमीज कहा गया है। क्या कहा गया, अग्रमीज। किसको कहा गया, तो घनानंद को कहा गया है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनको संड्रकोटस कहा गया है। फिर ये देखेंगे तो घनानंद के ये इनकी सेना के बारे में भी वर्णन है कि कितनी इनके पास सेना थी। तो कहा जाता है कि 2 लाख तो पैदल सेना थी, 2 लाख जो पैदल चलती थी भाला वाला लेके, वो वाली सेना थी। फिर 20,000 यहाँ पे घुड़सवार का वर्णन मिलता है, 6,000 हाथियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये 2 लाख पैदल सेना का, 20,000 घुड़सवार का, ये 6,000 हाथियों पे चल के भी आक्रमण किया जाता था। तो हाथी वाले भी यहाँ पे हाथी वाले भी एक तरह से कहेंगे कि सैनिक मिले हैं। फिर सक्टाल और स्थूलभद्र 2 जैन अमात्य थे, यानी कि जैन अमात्य थे ये। तो ये इनके दरबार में सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। तो ये भी पूछा जाता है कि सक्टाल और स्थूलभद्र कौन थे, किसके दरबार में रहते थे, तो घनानंद के दरबार में रहते थे और ये दोनों सलाहकार थे।
ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि वत्स, उपवर्ष, वरुचि, कृत्यायन जो वर्तिका लिखे हैं, इनको पूछा जाता है कि किसके समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे, तो ये घनानंद के दरबार में रहते थे। ये घनानंद का एक और अत्याचार ज़्यादा था कि ये जनता पर ज़्यादा कर थोप दिया था। इसकी वजह से ये यहाँ की जनता बहुत परेशान थी, ठीक है। इसी की वजह से ये चंद्रगुप्त मौर्य को संस्थापना में ये सहयोग दे रही थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त इसके बाद आप लोग का यहाँ पे इंडिया में आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे सिकंदर। तो पहले हम लोग सिकंदर को देख लेंगे, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य बाद में देखेंगे। उसके पहले आप लोग बौद्ध धर्म देख लेंगे, जैन धर्म देख लेंगे, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसी घनानंद का आक्रमण करके उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे सिकंदर महान को, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग सिकंदर महान के साथ।